नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। यशस्वी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 858वीं जयंती के अवसर पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक तारागढ़ की तलेटी पर देशभक्ति सांस्कृतिक संध्या तथा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक यशस्वी सम्राट थे तथा उन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी वीरता और देश प्रेम अनुकरणीय है। सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा, हमें गर्व है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की राजधानी अजयमेरु थी। उनकी यशोगाथा को जन जन तक पहुंचाने में हम सबका योगदान रहना चाहिए। यशस्वी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 858वीं जयंती के अवसर पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक तारागढ़ की तलेटी पर देशभक्ति सांस्कृतिक संध्या तथा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक यशस्वी सम्राट थे तथा उन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी वीरता और देश प्रेम अनुकरणीय है। सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि हमें गर्व है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की राजधानी अजयमेरु थी। उनकी यशोगाथा को जन जन तक पहुंचाने में हम सबका योगदान रहना चाहिए। ज्येष्ठ कृष्ण द्वादश की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भरतपुर के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत ब्रज की होली व महारस की जीवंत प्रस्तुति रही। नृत्य के दौरान कलाकारों ने दर्शकों पर पुष्प वर्षा भी की। सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय नगाड़ा वादक नरेंद्र सोलंकी ने अपनी प्रस्तुति दी। चरी व घूमर नृत्य राधा एवं साथियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस सामूहिक नृत्य में राजस्थान की संस्कृति का मनमोहक प्रदर्शन किया गया। बाड़मेर के प्रसिद्ध लोक गायक हाकम खां लंगा एंड पार्टी देशभक्ति गीत तथा राजस्थानी संस्कृति से जुड़े लोकगीतों की प्रस्तुति दी। जब उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता का गीत गाया तो दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। पाली की गंगाबाई द्वारा प्रस्तुत तेहरताल नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। प्रवेश द्वार पर राजेश भाट व कलाकारों ने कच्ची घोड़ी नृत्य द्वारा आगंतुकों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया। कार्यक्रम का जोशीला संचालन दिलीप पारिक ने किया। स्वागत उद्बोधन पूर्व उप महापौर संपत सांकला तथा धन्यवाद कमल प्रकाश शेषनानी ने दिया। इस अवसर पर उप महापौर नीरज जैन, सुरेंद्र सिंह शेखावत, एडी आयुक्त भरत गुंजल, साहिब राम, प्रोफेसर अरविंद पारिक, विनीत लोहिया, डॉक्टर सूरज राव, दुर्गा प्रसाद शर्मा, प्रोफेसर राजू शर्मा, राकेश डीडवाणिया, भैरवलाल गुजर, मुकेश कीची, डॉक्टर हरीश बेरी, गजेंद्र सिंह चौहान, शैलेंद्र परमार, रेखा गोयल, सुरेश चंद गोयल, विक्रम सिंह, रामस्वरूप कुड़ी, शिव प्रसाद गौतम, पुरुषोत्तम तेजवानी, चंद्रभान प्रजापति, जितेंद्र जोशी, आनंद सिंह राठौर, के.जी. गोयल, राजकुमार गोयल, डॉक्टर सुरेश गाबा आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में नगर निगम पर्यटन विभाग, अजमेर विकास प्राधिकरण, भारतीय इतिहास संकलन समिति, पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध केंद्र, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति तथा भारत विकास परिषद मुख्य शाखा अजमेर का सहयोग रहा। जयंती के अवसर पर 13 मई से 31 मई तक रंग भरो राइफल शूटिंग, लॉन्ग टेनिस प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसे भारत विकास परिषद मुख्य शाखा द्वारा प्रायोजित स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। वह समारोह समिति द्वारा प्रमाण पत्र भी भेंट किए गए। शहर स्तरीय रंग भरो प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया, जिसमें कनिष्ठ वर्ग में सेंट मैरी कॉन्वेंट की सौम्या लोहाडिया, मयूर स्कूल के पावी गर्ग द्वितीय, ऑल सेंट स्कूल की जैस्मिन सिंह तृतीय व सांत्वना पुरस्कार सेंट एंसलम स्कूल के गतिक सेन व वरिष्ठ वर्ग ऑल सेंट स्कूल की रिद्धिमा टाक, सेंट मैरी कॉन्वेंट द्वितीय सिमरन कृष्णानी व सावित्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मधु जेलिया तृतीय रहीं। व सांत्वना पुरस्कार में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंज अजमेर की काजल को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह से पुरस्कृत किया गया। विद्यालय स्तर पर आने वाले विजेताओं को समारोह समिति के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। एक बार सभी भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। आज हम सबका ये परम सौभाग्य है, जिस पृथ्वीराज चौहान ने पूरे भारतवासी नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक अजमेर को अलग पहचान दी। आज उनकी 858वीं जयंती है। मैं आप सबको उनकी जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास पढ़ेंगे तो आंधी तूफान और बरसात इनका कहना था। हमेशा संघर्ष करके इन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। तो मैं आप सबको सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के इतिहास पढ़े और इन्होंने जिस तरह से भारतवर्ष के अंदर अपना साम्राज्य का विस्तार किया,
हम सब युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक है और इन पे हम सब लोग विशेष तौर से क्योंकि युवा शक्ति भी काफ़ी है, हम सबको इनके बारे में पूरा अध्ययन होना चाहिए, इनकी जीवनी के बारे में अंदर भी, क्योंकि स्मारक बना हुआ है लेकिन यहाँ पे हम सब लोग बाहर भी जाते हैं तो अजमेर के बारे में कोई पूछता है कि यहाँ क्या क्या है, हमको प्राथमिकता से इस स्मारक के बारे में बताना चाहिए। कितना भव्य और दिव्य ये स्मारक एक प्रेरणादायक है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अंतिम सम्राट, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जन्म जयंती ये आज ऐसा सुंदर भव्य आपने आयोजन रखा और मैं देरी से आया, हमेशा मैं पहले आता था, बीच में चला जाया करता था। अब की बार मैंने कहा थोड़ा सा क्या 9 बजे का चक्कर रहता है जो मैं भोजन करके चलेंगे, थोड़ा लेट हो गया। देखिए आज ये हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, उन्होंने हमारा जो अखंड भारत था, हम सौभाग्यशाली है कि अजमेर से पूरे जो आज भारतवर्ष है उससे भी ज़्यादा भूभाग था हमारा भारतवर्ष, अखंड भारत था, उनका साम्राज्य हमारे अजमेर से सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने, परंतु क्योंकि हम तो हिंदू हैं और दया का भाव हम में है, कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने छोड़िए जब लग घट में प्राण। और ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी 17 बार जीते और उन्होंने माफ कर दिया है 16 बार और 17 बार तो ये आज भी हमें सबको सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जो उन्होंने कितना पराक्रमी थे, उन्होंने आतताइयों को 16 बार हराया और फिर उन्होंने दया की, उन्होंने भीख मांगी, उन्होंने माफ कर दिया। आखिर कितना वो निर्दयी थे, उन सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की आंखें फोड़ दी। फिर भी मैं कह सकता हूं कि संसार में आज तक या तो जब पांडव और कौरव उस टाइम धनुष में अर्जुन धनुधर थे या सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी थे, उन्होंने वो अष्टअंगुल 4 बांस 24 गज अष्टअंगुल प्रमाण ऊपर बैठा सुल्तान मत चुके चौहान, और उन्होंने वास्तव में ये सिद्ध कर दिया कि इस संसार में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे निशानेबाज कोई नहीं थे, सूरवीर थे। और उन्होंने जो हमको शिक्षा दी है, हमें आज भी हमारे देश में कई विदेशी ताकतों का हमारे देश पर बहुत बड़ी उनकी ऐसी निगाहें इस भारतवर्ष को परम वैभव पर पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारतवर्ष कमजोर हो, और आज वही स्थिति है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, परम वैभव पहुंचाना चाह रहे हैं, खुशहाल राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। उसमें कई तरह की शक्तियाँ यहाँ की तो है ही है, और बाहर की भी शक्तियाँ हमारे देश को कमजोर करने के लिए उतारो है, हमारे सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए लगी हुई है। इसलिए आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जन्म जयंती में हमें प्रण लेना है कि हमारे सनातन धर्म को बचाना है, तो हम सबको एकजुट होकर, और जब इस तरह की जो शक्तियां जो इस देश को सनातन धर्म को कमजोर करने वाली है उसको बख्शना नहीं है, उनको समय पर ही उनको सबक सिखाना है। आज पृथ्वीराज चौहान जी की जन्म जयंती पर हमें यही प्रेरणा लेके
आज जाना है। पूरे मैं सभी आयोजकर्ताओं को, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेयर साहब का है, वो बाहर ज़्यादा रहते हैं जो हमारे, आज ये तो ऐसा हमारे मेयर हमारे धीरज जी जैन साहब, हमारे पूर्व सभापति जी, युवा नेता हमारे लाला बना सुरेंद्र सिंह जी, और विशेष तौर से कमल प्रकाश जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, संपत जी है, यही है तो महामंत्री है, सरकार में मंत्री बनते तो देखा है, महामंत्री। और भी यहाँ सभी बेरू भाई पीछे हैं, और सभी बंसाली जी, कई सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और यहाँ सभी पधारे हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो उनके आदर्शों को और उनके इस जन्म जयंती के अवसर पर इतनी वर्षा आंधी तूफान के बीच में भी जितने भी यहाँ पधारे हैं उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका हृदय से सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करती है। उसके बाद जितने भी हमारे सहयोगी जो हमारे बीच में आए, चाहे वह पर्यटन विभाग की ओर से हो, चाहे अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से हो, अजमेर नगर निगम की ओर से हो, चाहे वह अन्य सहयोगी जो भी हमारे रहे इसके अंदर, भारत विकास परिषद का, और खासकर हमारे नीरज जी जैन उप महापौर जो यहाँ पधारे, उनका भी हृदय से बहुत बहुत आभार। सुरेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का, ARTO साहब का, और जितने भी प्रबुद्ध जन यहाँ पधारे, मैं कह सकता हूँ जिनका नाम नहीं लिया है, मैं उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वे यहाँ पधार करके सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 858वीं जयंती के अवसर पर आप लोग आए दिन शहर में धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। आज ऐसा ही एक मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का सामने आया, जिसमें शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर एक व्यक्ति के साथ करीब 4,64,000 की धोखाधड़ी हो गई। इस पर परिवादी ने आरोपी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतापनगर लोहाखान निवासी शैलेंद्र सिंह राठौड़ 2 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे और उस पर एक मैसेज आया हुआ था। उस मैसेज को देखते हुए उन्होंने 4,64,000 रुपये जमा करा दिए, लेकिन उन्होंने निवेश करने की किसी भी प्रकार की बात नहीं की। इसके बाद भी उनकी रकम को IPO में निवेश कर दिया गया। परिवादी ने बताया कि अब वह अपनी रकम भी नहीं निकाल पा रहा है। इस संबंध में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी सर, क्या मामला है और किसने दर्ज कराया? देखिए जी, एक शैलेंद्र सिंह जी राठौड़ है, यहाँ के प्रतापगढ़ नगर लोहाखान के। वो शेयर मार्केट ट्रेडिंग का काम करते हैं। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 2 व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े उसमें, और उसमें पैसा लगाने के लिए कहा। तो उन्होंने कुल 4,64,500 रुपये लगाए, लेकिन उनकी बिना जानकारी के IPO जारी कर लिया और उनके पैसे लग गए, लेकिन वो वापस निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे करके उसके साथ धोखाधड़ी की है। उसमें मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान मेरे जिम्मे किया है SHO साहब के निर्देश अनुसार। अब उसमें प्रकरण दर्ज करके मेरे द्वारा जांच जारी की गई है, और जिस अकाउंट में पैसे गए, कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में कौन से जुड़े, इस संबंध में विस्तृत तफ्तीश की जाकर शीघ्र खुलासा किया जाएगा। ठीक, आप किन धाराओं में मुकदमा 420 में दर्ज किया है। ठीक, आपका नाम? लक्ष्मण हेड कांस्टेबल, पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस। पुलिस लाइन डिस्पेंसरी की डॉक्टर शालिनी मीणा ने आज क्षेत्रीय पार्षद नरेंद्र तुनवाल के खिलाफ अस्पताल में आकर कार्य में बाधा डालने और अस्पताल से मरीजों को भगाने के मामले में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस लाइन डिस्पेंसरी की डॉक्टर शालिनी मीणा ने क्षेत्रीय पार्षद नरेंद्र तुनवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर शालिनी मीणा ने शिकायत दी है कि क्षेत्रीय पार्षद डिस्पेंसरी में आए और वहां रखे सामान को इधर उधर कर दिया, साथ ही राजकार्य में बाधा डाली। उन्होंने बताया कि उस समय मरीजों को भी वहां से भगा दिया गया। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 तारीख को पुलिस लाइन डिस्पेंसरी की डॉक्टर शालिनी मीणा ने एक मुकदमा दर्ज करवाया कि वार्ड पार्षद नरेंद्र तुनवाल ने 1 तारीख को आकर अस्पताल में हंगामा किया। वह हमारे को कार्य करने से रोका, मरीजों को भगा दिया, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ है। उसकी जांच जारी है। राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया है
अभी उसकी जांच जारी है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज है? 353 धारा 353 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। डिस्पेंसरी की मैडम ने कराया? पुलिस लाइन डिस्पेंसरी की डॉक्टर शालिनी मीणा ने मुकदमा दर्ज कराया। मतलब बात क्या हुई थी? उसका कहना है कि वार्ड पार्षद नरेंद्र तुनवाल आया और हमारे को वहाँ मरीजों को इधर उधर कर दिया और हमारे को धमकाया कि आप लोग इलाज सही नहीं करते हो। ठीक, आपका नाम? कृष्ण कुमार यादव ASI। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moment. देश की एकता और अखंडता की रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 858वीं जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत ज्येष्ठ कृष्णा द्वादश पर तारागढ़ पर्वत श्रृंखला पर स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक समारोह समिति अजमेर पर प्रभात फेरी, परिवार, क्षेत्रीय प्रातः भ्रमण करने वाले नागरिक, सामाजिक व विकास समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा सूर्य की प्रथम किरण शंख वादन के साथ पुष्पांजलि का आयोजन किया गया। देश की एकता और अखंडता की रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 858वीं जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत ज्येष्ठ कृष्णा द्वादश पर तारागढ़ पर्वत श्रृंखला पर स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक समारोह समिति अजमेर पर प्रभात फेरी, परिवार, क्षेत्रीय प्रातः भ्रमण करने वाले नागरिक, सामाजिक व विकास समितियों के प्रतिनिधियों द्वारा सूर्य की प्रथम किरण शंखवाद के साथ पुष्पांजलि का आयोजन किया गया। पुष्पांजलि कार्यक्रम में धर्म जागरण क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर ललित कुमार शर्मा ने पृथ्वीराज स्मारक सुंदरता व व्यवस्था सराहनीय बताते हुए कहा कि सम्राट पृथ्वीराज आज तक हिंदू गौरव का ज्ञान कराने का विग्रह इतिहास के बारे में स्मरण कराने वाला स्थान है। हर व्यक्ति ऐसे तीर्थ स्थान पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आज सुबह सुबह वृद्धाश्रम जो हमारे सर्किल पर स्थित है, उनकी आज प्रभात फेरी के सभी सदस्य आए। चंद्रवरदाई नगर के जितने भी यहाँ निवासी है जो सुबह सुबह यहाँ वॉक के रूप में भी आते हैं, आज वो सभी लोग यहाँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की द्वादशी, कृष्ण पक्ष द्वादशी के तहत जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। हमारे बीच में यहाँ पे ललित जी भाई साहब हैं जो कि धर्म जागरण का काम देखते हैं। उनके आतिथ्य में आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। सभी लोग यहाँ समारोह समिति के, सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति के सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। सुबह सुबह प्रातःकाल 6:30 बजे जब सूर्य की वेला होती है उस समय ये हमारी श्रद्धा सुमन पृथ्वीराज चौहान को आज अर्पित की गई है। कल जो हमारा कार्यक्रम था वो एक भव्य कार्यक्रम हुआ। बड़ी आंधी तूफान की वजह से भी लोग डटे रहे। सभी बच्चों ने, शहर के सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आप सबका इस समारोह समिति आपका हृदय से आभार व्यक्त करती है। प्रतिवर्ष महाराणा पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए प्रभात फेरी परिवार संकीर्तन यात्रा के साथ यहाँ आते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं।
आज क्या कार्यक्रम? आज यहाँ पे संन्यास आश्रम महावीर सर्किल से संकीर्तन करते हुए हमारे अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को श्रद्धा सुमन कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम सभी लोग सत्संग यहाँ पधारे और यहाँ भगवान का संकीर्तन हुआ। हमें यहाँ पृथ्वीराज चौहान जी के जीवनी के बारे में और कई बौद्धिक विषय हमें यहाँ प्राप्त हुए और एक बहुत ही अच्छा प्रतिवर्ष की भांति कार्यक्रम हमारे यहाँ आयोजित हुआ। उमेश गर्ग। लेकिन श्लोक के पीछे की भावना हम सबको पता है कि अगर एक पॉपुलर जिनको डिग्निटीज कहें तो शब्द वेदी बाण से जो है वो दशरथ के बाद में पृथ्वीराज चौहान जी का वो ये दृष्टांत हमारे सामने आता है। क्या आ रहा होगा? एक 26 साल का युवक और एक धोखे से पराजित हुआ। आप सबको पता ही होगा क्या 1193 के तराइन के युद्ध में और दिन भर जो लड़ाई चली उसमें इनका पलड़ा भारी रहा। लेकिन ये तो हमारे यहाँ महापुरुषों में एक सद्गुण विकृति यानी क्या कि वो अपने गुणों से भटकते नहीं है, च्युत नहीं होते और इसलिए उसमें स्वयं का नुकसान हो जाए उसकी चिंता नहीं। तो यहाँ कृष्ण की और चाणक्य की नीति भी चलती थी, लेकिन इस सद्गुण विकृति के कारण जो है वो पृथ्वीराज जी ने उसको बार बार माफ किया। लेकिन उस दिन भी जो है वो रात्रि में उसने नगर निगम द्वारा लगातार शहर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। आज निगम की टीम द्वारा पुरानी चौपाटी से लेकर रीजनल कॉलेज तक सड़क पर खड़े ठेले और अन्य सामानों को जब्त किया गया। इस पर ठेला चालकों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना सूचना के उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। आगामी मानसून में होने वाली बारिश को देखते हुए अजमेर नगर निगम द्वारा आज मार्टिनल ब्रिज से लेकर राजा साइकिल चौराहे तक नालों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही कुछ लोगों को हिदायत भी दी गई। इस मौके पर नगर निगम अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश के दिनों में नालों के पानी में निकासी नहीं होने के कारण पानी सड़क पर आ जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए नालों में पानी की निकासी के लिए यह कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हिदायत भी दी गई है कि वे अपने स्तर पर अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा नगर निगम के द्वारा कार्यवाही की जाएगी। देखिए आज नगर निगम के द्वारा चूँकि बरसात का मौसम आने वाला है तो बरसाती नालों की सफाई के लिए एक संयुक्त टीम गठित की गई थी कमिश्नर साहब के निर्देश में। उस टीम के द्वारा आज मार्टिनल ब्रिज से लेकर राजा साई सर्किल पर पूरा निरीक्षण किया गया है कि किन किन नालों को हटवा करके सफाई की जानी है। कुछ जगह कंप्लीट पैक कर रखा है, उन दुकानदारों को हमने हिदायत दी है कि आप अपने स्तर पर इनको हटवा लें, वरना नगर निगम की टीम जेसीबी द्वारा इनको हटाने की कार्रवाई करेगी। किसान बेकरी से लेकर राजा साइकिल चौराहा और वहाँ पर मार्टिन ब्रिज से लेकर अलवर गेट तक जहाँ जहाँ नाले कवर हैं, जहाँ इन्होंने कवर कर रखा है, वहाँ चैम्बर खुला के सफाई के लिए चैम्बर खुलवाए जा रहे हैं। अभी आज इनको बोला है कि आप स्वयं के स्तर पर खोल लें, ज़्यादा नुकसान ना हो, फिर अदरवाइज एक दिन का समय देकर दूसरे दिन फिर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो अभी कोई कार्रवाई भी की? हाँ, अभी कुछ जगह हटाया जहाँ बिल्कुल ही कवर कर रखा था, वो हटाया 2-3 जगह से।
नौसर घाटी स्कूली छात्रा कांड मामले में आज विरोध जताते हुए अलग अलग प्रदर्शन किए गए। इसमें अजमेर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर एसआईटी से जांच कराने की मांग की, तो वहीं शिवसेना ने भी इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। नौसर घाटी से जुड़े स्कूली छात्रा मामले में षड्यंत्र पूर्वक कृत्य करने के मामले में आज अजमेर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आक्रोश जताते हुए पुलिस अधीक्षक से इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई। शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी गठित कर की जाए ताकि इस मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी तुरंत हो सके। उन्होंने कहा कि अजमेर में हुई यह घटना 1992 में हुई घटना जैसी है। उन्होंने बताया कि इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा आज हमारा प्रतिनिधि मंडल, जिसमें हमारे समस्त जिले के पदाधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्षगण, हमारे मोर्चों के जिलाध्यक्ष, ठीक है, इन सब ने मिलकर के आज माननीय एसपी साहब से एक शिष्टाचार मुलाकात की है और एक पत्र उनको दिया है कि विगत दिनों जिस प्रकार से किशनगंज थाने के अंदर एक केस सबको ध्यान में आया कि एक नाबालिग स्कूली छात्रा का ब्लैकमेलिंग करके, उसके अश्लील चित्र खींच करके और उसको ब्लैकमेल करके उसका शारीरिक शोषण किया गया और साथ ही उससे रुपए ऐंठने का जो एक पूरा षड्यंत्र ध्यान में आया और स्पष्ट रूप से ध्यान में आया कि वो बहुत अबोध बालिका थी। उसको इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से जिस प्रकार से बहला फुलाकर पहले उससे दोस्ती की गई, दोस्ती करने के बाद उसके साथ जो है षड्यंत्रपूर्वक गैंगरेप किया गया और उससे जो पैसे ऐंठने का जो काम किया गया, निश्चित रूप से ये ध्यान में आता है कि ये हमारा अजमेर शहर है। वर्ष 1992 के अंदर भी इसी प्रकार से स्कूली और कॉलेज के अबोध बालिकाओं को कुछ संप्रदाय विशेष के पथभ्रष्ट जो युवक थे, उन्होंने इस प्रकार से अपनी दोस्ती और उसके अंदर फांस करके, और हमको ध्यान में आया कि बाद में एक बहुत बड़ा एक ब्लैकमेल कांड के नाम से पूरे देश भर में हमारे अजमेर की छवि पर एक कलंक के रूप में साबित हुआ। ठीक उसी की पुनरावृत्ति इस घटना के माध्यम से लगी है। हमने आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और उनसे मांग की है इस प्रकरण के अंदर एसआईटी गठित की जाए और एसआईटी के माध्यम से इसकी जांच कराई जाए और जांच कराने के साथ इसमें जितने भी इन्वॉल्व जो उस युवकों की कॉल डिटेल से, उनके फ़ोन से आपको ध्यान में आएगा कि बहुत सारा एक बड़ा गैंग इसके अंदर आएगा, उन सब को आरोपी बनाया जाए और साथ ही उनको कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम किया जाए। और साथ ही हमने ये भी मांग की है कि आज हमको ध्यान में आता है कि नौसर घाटी के नीचे तलहटी में जिस प्रकार से वन विभाग की भूमि पर अवैध कैफ़े और रेस्टोरेंट बने हैं, जो कि एक अड्डा बन चुके हैं इस प्रकार की गतिविधियों का कि वहाँ पर नाबालिग बच्चों को ले जा करके वहाँ पर जो है कुछ लोग गलत काम करते हैं, उन कैफ़े की भी जांच कराई जाए और उन सारे कैफ़ों को जो अगर वो अवैध हैं तो उनको तुरंत वहाँ पर न केवल सीज किया जाए बल्कि उनको तोड़ करके और वहाँ से हटाया जाए और जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं उन पर भी इस प्रकार की कार्रवाई की जा करके एक कानून का संदेश, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भ्रष्टाचार और इस प्रकार से जो अनैतिक गतिविधियां हैं उस पर जीरो टॉलरेंस की हमारे सरकार की नीति है। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात हम जब विपक्ष में थे तब भी हमने की और अभी चूंकि अगर महिलाओं की अस्मिता पर कोई बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली खड़े नजर आएगी और ये हमारे अजमेर की अस्मिता का मामला है। इसलिए आज हमने बहुत संवेदनशील पूर्वक इस मुद्दे को उठाते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने हमको बताया इस पूरे प्रकरण में लगभग 7 गिरफ्तारियां वो अब तक कर चुके हैं और विशेष आईजी मैडम से बात करके लिए इसके एसआईटी की गठित करने की भी उन्होंने बात की है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अजमेर के अंदर इस प्रकार के जो उनके जो अपराधी हैं, जो इस प्रकार से गलत काम करते हैं या बच्चों को बहला फुसलाकर उनके साथ उनका शारीरिक शोषण करते हैं, इन सब अपराधियों में और जिस प्रकार से जो अवैध कैफ़े और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं उनके बीच में एक भय व्याप्त हो, इसका पूरा आश्वासन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको दिया। उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने। अजमेर में नौसर घाटी मामले में सहपाठियों द्वारा शोषण और ब्लैकमेल करने, मोटी रकम ऐंठने का मामला सामने आने पर आज शिवसेना ने आक्रोश जताते हुए इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की पुलिस अधीक्षक से मांग की। शिवसेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कहा कि इस घटना से 1992 में हुए बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड की याद दिला दी है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस कांड से जुड़े हुए सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आज 2 दिन पहले थाना किशनगंज के अंदर एक हिंदू छात्रा के साथ में बलात्कार हुआ और लाखों रुपए की ठगी हुई। ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा बराणमे के अंदर हुआ था। अजमेर बराणमे में तो ब्लैकमेल कांड झेल चुका है और फिर वैसे ही पुनरावृत्ति हुई है ऐसे कांड की। शिवसेना अजमेर शिंदे इकाई मांग कर रही है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे
और शेष बचे अपराधियों की गिरफ्तारी करें शीघ्र अतिशीघ्र। दूसरी बात, हमारे अजमेर के उत्तर के विधायक साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर कार्रवाई हो, तो मैं विधायक साहब से पूछना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप सरकार हैं, आप माई बाप हैं, और सरकार से आपने वादा किया था कि महिला शक्ति हमेशा सुरक्षित रहेगी, और आप ही मांग कर रहे हैं। आप किससे मांग कर रहे हैं? प्रशासन आपका है, व्यवस्थाएं आपकी है, और गिरफ्तारी के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में तीसरे दिन बुलडोजर कार्रवाई हो जाती है, और आज इस कार्रवाई को, इस गिरफ्तारी को तीसरा चौथा दिन हो चुका है, मगर अभी तक प्रशासन टस से मस नहीं हुआ है। हम विधायक साहब से भी मांग कर रहे हैं कि आप वादा नहीं करें, लोगों के साथ छलावा नहीं करें, और आप अपनी कार्रवाई को अंजाम दें और बुलडोजर कार्रवाई 24 घंटे में करवा के दिखाएं। जब हम मानेंगे कि आप अपनी बात पे खड़े हैं। और आपके चुनाव पूर्व भी ये घोषणा थी कि महिला सुरक्षा के प्रति हम सजग रहेंगे, गंभीर रहेंगे, पर इन बातों से ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं और अपनी बातों को सिर्फ बातें ही कर। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Pizza Point, Kangor. For delicious moment. अजमेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में कल 4 जून को मतगणना प्रातःकाल से प्रारंभ होगी। इसके लिए पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहेगा, तो वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर मुख्य मार्ग पर यातायात बंद रखा गया है। देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना कल 4 जून को की जाएगी। इसी के तहत अजमेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी मतगणना प्रातः प्रारंभ होगी। इसके लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना केंद्र के अंदर कर्मचारियों को मोबाइल ले जाने की मनाही रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करते कोई पाया गया तो उस एजेंट को मतगणना केंद्र से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर मुख्य मार्ग पर यातायात बंद रहेगा, जिसका रूट दूसरी जगह से डाइवर्ट किया गया है। काउंटिंग है अजमेर लोकसभा को किस तरह की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के क्या इंतजाम रहेंगे, लगभग कितना जाब्ता तैनात किया गया? देखिए, अभी तक ईवीएम जमा होने के बाद स्ट्रांग रूम्स में त्रिस्तरीय व्यवस्था चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चल रही है। अंदर जो स्ट्रांग रूम्स हैं वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स है, और उसके और जो कैंपस के बीच का एरिया है, पेरिफेरी एरिया जिसे हम कहते हैं, उसमें आरएसी की प्लाटून लगी हुई है, और उसके बाहर लोकल पुलिस की व्यवस्था रहती है, जो समय समय पर उसके वहाँ पर चेकिंग के प्रावधान है, मेरे द्वारा भी है, कलेक्टर मैडम के द्वारा भी। अब चूंकि कल काउंटिंग है, काउंटिंग के लिए जो है विस्तृत आदेश निकाले जा चुके हैं, जिसमें 4 एडिशनल एसपी, 12 डिप्टी एसपी, 16 इंस्पेक्टर, कुल जाब्ता मिलाकर लगभग 850 के करीब का जाब्ता जो है वो नियोजित किया गया है। उसमें अलग अलग द्वार हैं। एक द्वार से जो काउंटिंग एजेंट है उनकी एंट्री होगी, कैंडिडेट्स की एंट्री होगी। दूसरा जो द्वार है उसे जो वहाँ कर्मचारी जाएंगे गणना करने के लिए, उसमें भाग लेने वाले, उनकी रहेगी। और तीसरा एक गेट है जिससे अधिकारी जो है वो वर्ग एक अलग जाएंगे।
तमाम को पास जारी किए जा रहे हैं। तो पास देखकर जिस पर्टिकुलर बूथ में, बस पर्टिकुलर रूम में उसकी जो ड्यूटी होगी उसको उसी रूम में ही जाने दिया जाएगा। आज भी हम 3 बजे कलेक्टर मैडम के साथ विस्तृत उसको दोबारा एक बार पुनः अवलोकन करेंगे। उसमें पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक थोड़ा डाइवर्ट किया गया है ताकि नियरेस्ट पॉइंट पे जो है गाड़ियाँ पार्क हो सकें। और वहाँ से क्योंकि गर्मी है तो अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे, क्योंकि एंट्री जो है सुबह जल्दी शुरू हो जाएगी। उस एंट्री के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो गाड़ियाँ वहाँ लग जाएंगी पार्किंग प्लेस में और वहाँ से आगे इन गेट से फ्रिस्किंग होकर अंदर चले जाएंगे। फ्रिस्किंग का मकसद हमारा ये है कि कोई भी व्यक्ति, चुनाव आयोग के द्वारा मोबाइल बैन किया गया है। मोबाइल है, आपका स्मार्ट वॉच है, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी किसी प्रकार का है, उसको अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, आप गणना करने के लिए आपका पेंसिल और आपकी जो है प्लेन पेपर रफ शीट के तौर पर आप ले जा सकते हैं। आपका कार्ड होगा। मैं सबसे यही विनती भी करूँगा कि आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहूँगा कि जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उनकी पूर्णतः अक्षरशः पालना करें, क्योंकि इस मामले में हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे रहेंगे। यदि अंदर किसी के पास मोबाइल मिला भी तो उसको जब्त भी किया जाएगा और संबंधित एजेंट को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग हुई थी, हमने क्लियर इस चीज़ के निर्देश उनको बता दिए थे। ट्रैफिक का भी विस्तृत आदेश आज हम अखबार में शाया कर देंगे। जो हमारे ट्रैफिक इंचार्ज है उन्होंने निकाल रखा है। उस ट्रैफिक पॉइंट को, जो आपका मेन रोड है, मेन रोड से ही साइड में गलियां हैं, गलियों से पार्किंग प्लेस तक किया जाएगा। मेन रोड चुनाव की वजह से बिल्कुल बंद रहेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।